नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ आज वापस से बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक की जो ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा आप कह सकते हैं गिर चुका है। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए ये काफी डिसअपॉइंटिंग रहे, खास करके कंपनी के खर्चों को लेकर के जो निवेशक हैं वो काफी ज्यादा चिंता जता रहे थे। और भी तमाम चीजें हैं जो अभी इस स्टॉक के ऊपर फेवर में नहीं कर रही हैं, लेकिन इसी बीच एक ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर एक आप कह सकते हैं करंट अगर प्राइस से देखेंगे तो एटलीस्ट 20% से ज्यादा का टारगेट प्राइस दिया है। और सिर्फ टारगेट दिया ही नहीं है, उस टारगेट के पीछे का कारण क्या है ये बताया है। कंपनी के जो आप कह सकते हैं जो कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आ रहा है कंपनी को लेकर के, जो सीईओ साहब हैं उन्होंने इंडिया मार्ट के बारे में क्या कहा है, इस कंपनी के इस क्वार्टर जो रिजल्ट आए उसको लेकर के क्या कहा है, और इंडिया मार्ट एज ए कंपनी में मुझे कहाँ सबसे ज्यादा पोटेंशियल देता है। क्योंकि देखिए, इंडिया मार्ट मुझे एज अ स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया मार्ट एक काफी शानदार स्टॉक है, ठीक है। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है करंट मार्केट सिनेरियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव भी होगी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.22% की गिरावट हुई, कितनी 2.22% की आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और क्वार्टर वन के नतीजे दोस्तों काफी डिसअपॉइंटिंग आए थे। लेकिन मैंने जब क्वार्टर में कह लीजिए रिजल्ट बताया था, मैंने कहा था नेगेटिव है, गिरावट भी हो सकती है, लेकिन डाउन साइड उतना नहीं है दोस्तों। और आप देखिए खराब Q1 के बावजूद आज स्टॉक में उतना बड़ा डाउन साइड नहीं हो रहा है, बल्कि जब स्टॉक कह लीजिए अभी लगभग 3 सवा 3 हो रहा है, मुझे लगता है अगर शेयर मार्केट बंद होने से पहले, बाजार बंद होने से पहले ये अगर 4,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी दोस्तों। गिरता है मुझे लगता है 3800 3700, इससे ज्यादा ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है दोस्तों, ठीक है। कंपनी की जो बड़ी बड़ी आपके लिए एक्विजिशन है वो आपके लीजिए इस बार के इनके बैलेंस शीट के जो बॉटम लाइन है उसे इफेक्ट कर रही है। लेकिन जो बहुत सारे लोग एक चीज जो कह सकते हैं इस रिजल्ट में देखना भूल गए हैं, क्या है मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक। तो अब सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आपको कि भाई साहब कहा क्या जा रहा है। तो देखिए बाय इंटरमार्ट इंटरमिश टारगेट प्राइस ऑफ 40,800, ठीक है। यानी करंट से आप लिखिए 20% से के आसपास की बाहर की बात कर रही जा रही है। कौन है? जेएम फाइनेंशियल ने ये बात कही है, ठीक है। और लगभग 1 साल का टारगेट है। आगे देखेंगे तो देखिए द ब्रोकरेज कट्स फाइनेंशियल 23 एंडिंग, जो फाइनेंशियल 23 के अंत तक जो ईपीएस है 13% कम कर दी है, मेनली ड्यू टू लोअर ट्रेजरी इनकम एंड फाइनेंशियल 24-25 एंड तक ईपीएस बाय 1 to 3% टू फैक्टर इन हायर ड्यू टू एक्विजिशन डी&ए, ठीक है। देखिए प्राइस जरूर घटाया जा रहा है इनके द्वारा, ईपीएस को भी 13% कम कर दिया गया है ट्रेजरी इनकम कम होने के कारण, और फाइनेंशियल 24 से लेकर के फाइनेंशियल 25 के अंत तक जो ईपीएस है उसे 1 से 3% कम कर दिया गया है। और क्यों? क्योंकि जो आपको पता होगा, मैंने आपको इससे पहले बताया था, इंडिया मार्ट में लगातार एक्विजिशन जारी है इंडिया मार्ट की। जितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है इंडिया मार्ट इंटरमेश, ठीक है। while near term ramp up in employee cost 80% plus of total cost। अब आप समझिए जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, 80% रहा है, 80% ऊपर टोटल कॉस्ट के, ठीक है। जो भी टोटल खर्चे हुए उसमें से 80% ज्यादा तो एम्प्लॉय कॉस्ट थे। While continue to affect near-term earnings, the broker expect the company to report strong EPS CAGR of approximately 33% over 23-25 and it roll forward FACF CAGR of 12.8% over the next 15 years, 5% terminal growth rate and 20% WACC to set up a financial 23 target price of rupees 4,800। देखिए 4,700 पहले था और अब बढ़ के 4,800 हो गया है। जेएम फाइनेंशियल जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है दोस्तों वो ये है कि लॉन्ग टर्म को लेकर के प्रोस्पेक्टस अभी भी काफी अच्छे हैं। कुछ प्रॉब्लम दिख रही है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म तक, वो है इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है।
लेकिन ये बात सिर्फ आपको या एनालिस्टों को नहीं दिख रही है, जो बिजनेस चला रहे हैं ना उन्हें भी ये बात साफ नजर आ रही है कि जो इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है ये इनके बॉटम लाइन को बहुत बहुत बुरी कदर खा रहा है दोस्तों। और इसीलिए देखिए, अगर आप इस बार इसके रिजल्ट देखे होंगे, इसमें जो अकाउंटिंग सर्विसेज है वहां से 10 करोड़ का इन्हें मुनाफा हुआ है, वहां से 10 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और जो वो फीस है ना दोस्तों, उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं दिखाई दी जाती है। और मुझे लग रहा है आने वाले समय में वो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आपको काफी अच्छा कह सकते हैं रेवेन्यू देगी, और ऐसा रेवेन्यू जहां पे ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट आपको नहीं डालना पड़ता। इज जस्ट अ रेवेन्यू थ्रू द लाइसेंसिंग फीस। ठीक है, आगे आप देखें, दिनेश अग्रवाल जी जो सीईओ हैं, किसके सीईओ हैं इंडिया मार्ट इन्वेस्ट, वो कह रहे हैं वी आर स्टार्टिंग द फिस्कल ईयर ऑन अ पॉजिटिव नोट एट द क्वार्टर रजिस्टर्ड मॉडेस्ट ऑल अराउंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट ऑल अराउंड डिमांड एनवायरनमेंट। ठीक है, यही कह रहे हैं भाई, ऑल अराउंड डिमांड, जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है कंपनी की वो काफी अच्छी हुई, हर क्षेत्र में एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर में काफी अच्छा शुरू हुआ है। आगे we continue to make investment in strengthening our value proposition as well as building the organization for further accelerated digital transformation of business। ठीक है, ये अभी भी ये कह रहे हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी जारी रहेगा दोस्तों। किस चीज के लिए? इनकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको मजबूत करने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे आगे बढ़ाते हुए टोटली डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। We look forward to capitalizing the emerging opportunities arising from the increasing adoption of the internet on the back of investment made in the recent quarter as well as strong balance sheet। ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है ना, मैं इसमें एक वर्ड और जोड़ना चाहूंगा दोस्तों, वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। ठीक है, खरीदारी इतनी भयंकर के बावजूद मैं जब आप उनकी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है दोस्तों। और इन्होंने जो नए नए आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो इंटरनेट ऑन द बैंक ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द रीसेंट क्वार्टर, किस चीज के लिए? जो इंटरनेट की चीजें लगातार बढ़ रही हैं उसको कैपिटलाइज करने के लिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत सारी आप कह लीजिए अकाउंटिंग कंपनीज को लेकर के एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है इंडिया मार्ट ने। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, इसकी जब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा दोस्तों, आप इसकी जरा बैलेंस शीट देखिए, बोरोइंग दिखेगी यानी कर्जे जो 56 करोड़ है मार्च 2022 में, उसमें आप रिजर्व देखेंगे एक बार 1862 करोड़, 1862 करोड़ का दोस्तों इनके पास रिजर्व है। बोरोइंग कितनी है? 56 करोड़ की बोरोइंग है दोस्तों। ठीक है, और आप समझिए इंटरनेट की ऐसी कंपनी जो, अब आप मैं आपको बताता हूं, इसके पास इतना ज्यादा कैश है दोस्तों, यानी आने वाले समय में अगर इन्हें और एक्विजिशंस भी करनी होंगी तो भी ये इत्मीनान से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनके पास बैलेंस शीट इतनी है, और जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत तगड़ी हो दोस्तों तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, यानी एम्प्लॉयज का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा प्रेशर के बॉटम लाइन में। ये आने वाले एक क्वार्टर तक, मुझे लगता है एक क्वार्टर उसके बाद चीजें नॉर्मल होंगी। और देखिए, निवेश तब करते हैं जब वो एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी मैनेजमेंट जब एक डाउनग्रेड के थ्रू चल रही हो या एक मुसीबत की फेज में चल रही हो। ठीक है, और मुझे लगता है इंडिया मार्ट इन्वेस्ट इज अ वेरी गुड कंपनी। हाँ, शेयर होल्डिंग अगर मैं आपको अगर आप साथ पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप कह लीजिए बिकवाली हुई है दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा? एफआईआई के द्वारा। आप देखिए, अगर एफआईआई को देखेंगे, ठीक है, एफआईआई को देखेंगे तो वो इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इवन आप प्रमोटर्स को देखेंगे 49.52 से घट करके 49.22 कर लिए हैं। डीआईआई जो हैं उन्होंने अपनी खरीदारी के लिए बढ़ाई है। पब्लिक उन्होंने अपनी माफ कीजिए घटाई है, डीआईआई ने, पब्लिक अपनी हल्की सी बढ़ाई हुई है। अदर्स में दोस्तों आप देखिए 0.04 से बढ़ करके 0.72 हो गया है। अगर हम इसे देखना चाहे अदर्स में तो क्या कोई है? नहीं पता, इसमें बाद में डिस्क्लोजर नहीं है। पब्लिक में देखिए, आप देखिए जो ये वेस्ट ब्रिज क्रॉस फंड है, इन्होंने अपनी पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट वो कम की है। डीआईआई में आप कह लीजिए इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। कौन है ये? यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है क्वार्टर में। बात करूं एफआईएस जिन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है, तो जी हाँ,
FIs ने घटाई है, प्रमोटर ने भी अपनी यहाँ पे होल्डिंग घटाई है दोस्तों। दिनेश चंद्र अग्रवाल जी ने 28.24 से बढ़ा करके, मतलब 28.24 से घटा करके 28.06 कर लिया है। लेकिन यहाँ घटाई गई है तो उतनी ज्यादा बढ़ाई कहाँ पे जा रही है दोस्तों, आप देख रहे होंगे अदर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और मैं आपको बता दूं, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो गिरावट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लॉन्ग टर्म के लिए, आई एम स्टिल वेरी मच बुलिश। हाँ, 34 to 3600 ये स्टॉक अगर बहुत वर्स्ट के सिनारियो में जा सकता है, लेकिन 3800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए। और यहाँ तक देखिए, जब ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 4000 तक को अभी तक तोड़ नहीं पाया है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए 4000 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। हाँ, कोई अभी रिसेंट में कोई बड़ी रैली की उम्मीद मत कीजिए, बहुत ही साइडवेज में रहेगा या एक रेंज बाउंड में 100-200 रुपए के ऊपर नहीं चलता रहेगा। मुझे लेकिन एक्यूमुलेशन के लिए स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए निवेश नहीं करना है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं दोस्तों। कोई भी निवेश करो उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।